हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज जो मैं ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसकी स्टोरी बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग है। आई होप आपको पसंद आएगी। लाइफ में हर इंसान के बहुत सारे ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स होती हैं, यकीनन आप लोगों की भी होंगी। सो ऐसे ही हमारी फीमेल लीड को भी बचपन से ही एंशिएंट प्लेसेस एंड थिंग्स काफ़ी पसंद है। 12 इयर्स में उसने डायरी में प्रिंस एंड अपनी स्टोरी राइट की थी एंड विश भी कि जब मैं 24 इयर्स की हो जाऊं तब वो मेरी लाइफ में एंटर हो एंड बस मेरे अलावा तो वो किसी और की तरफ आंख उठा कर भी ना देखे। ये तो हर लड़की का ही ड्रीम होता है कि उनकी लाइफ में भी ऐसा ही प्रोटेक्टिव एंड केयरिंग प्रिंस आए। वेल, स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज मेरू की 24th बर्थडे थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड जियांग कॉल करके उसके लिए अरेंज की गई पार्टी में आने के लिए कहती है, बट वो उस प्लेस पर जाने से मना कर देती है और यहाँ से जाते हुए अचानक उसे फील होता है कि जैसे कोई उसे फॉलो कर रहा है। सेफ्टी के लिए वो उसके फेस पर स्प्रे कर देती है, बट वो तो आगे से उसके बॉस थे। पूरे स्टाफ ने मिलकर उसे बर्थडे सरप्राइज दिया था। यहाँ पर हमें फील होता है कि जैसे बॉस साहब तो एक ठरकी किस्म का ही बंदा है। खैर, जिस जगह पर अब ये सेलिब्रेट करने वाले थे वहीं पर ही जियांग ने भी पार्टी का अरेंज किया था। अब यहाँ सभी काफ़ी इंजॉय करते हैं सिवाय मेरू के। वो बाकी गर्ल्स की निस्बत काफ़ी डिफरेंट थी। उसे पार्टीज, गैदरिंग्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये बात जियांग तो बहुत अच्छे से जानती है। सो वो अब उसे लोनलीपन से बाहर निकलने का ही मशवरा देती है क्योंकि यही उसके लिए बेहतर था। अभी सबके साथ मिलकर मेरू सेलिब्रेशन कर ही रही होती है कि अचानक उसका सर चकराने लगता है एंड देन हमें प्रिंस का शैडो नजर आता है। फाइनली इसके बड़े होने पर उसका ड्रीम ट्रू होने जा रहा था। प्रिंस आते ही उसे किस कर लेता है एंड फिर अपने साथ चलने को कहता है। उसकी बातें एंड एक्शंस पे मेरू को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो समझने लगती है कि शायद ये मैं कोई ड्रीम देख रही हूँ या फिर ड्रंक होने की वजह से ये सब मुझे नज़र आ रहा है। वो तो ज़बरदस्ती उसे उठाकर वहाँ से जाने की करता है और ये तो बस चिल्लाती रह जाती है कि अरे कोई तो मेरी हेल्प करो, ये मुझे पकड़ के ले जा रहा है। सारे पार्टी में इतने मगन थे कि कोई भी उसकी बात ही नहीं सुन पाता। इधर ही प्रिंस का चीफ गार्ड तो आते ही जियांग के हथों चढ़ गया था। वो भी ड्रंक होने की वजह से इससे इंटीमेट हो जाती है और फिर मॉर्निंग ही मॉर्निंग जब वो उठती है तो तब अपने सामने गार्ड यांग को देखकर काफ़ी सरप्राइज होती है कि ये अभी तक ठरकी यहाँ से गया नहीं है। वो जो अब इसे अपनी डेस्टिनी समझकर एक्सेप्ट कर चुका था, उसका इरादा कम्प्लीटली इसे अपनी लाइफ में लाने का था। और फिर यहाँ पर वो तो उसे बड़े बड़े ड्रीम्स को पूरा करने की भी बातें करने लगता है। अब यहाँ पर जियांग तो उसे शो ऑफ पर्सन समझकर इग्नोर कर देती है। उसे क्या पता कि मेरू की डायरी में मौजूद ये रिच गार्ड अब उसकी किस्मत में ही आने वाला है। दूसरी तरफ मेरू भी उठ चुकी थी। उसे प्रिंस से होने वाला इनकाउंटर जस्ट एक ड्रीम ही लग रहा था, बट बाहर से शोर की आवाज़ें सुनकर जब डोर ओपन करती है तो तब उसे यकीन आता है कि वाकई में वो ड्रीम नहीं था। प्रिंस ने तो उसकी नेबर को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया होता है, तो इस सब के बदले में वो मेरू को कंपनसेट करने के लिए कहती है। वो प्रिंस को इनसे अपोलोजाइज करने के लिए कह देती है तो उनके यहाँ तो बॉडी का कोई पार्ट देकर ही सॉरी बोला जाता था। वो तो अब उसे ऐसी फिजूल हरकत करने से मना करके मुंह से फूटने के लिए कहती है, बट ना वो तो बोलने की बजाय वहाँ कट लगा देता है। अब तो उसे पक्का लगने लगा था कि ज़रूर ये कोई पागल इंसान ही है जो ऐसी हरकतें कर रहा है। खैर, जब वो इनके मांगने पर उसे इन्हें पैसे देने के लिए कहती है एंड साथ में खुद भी उसका मोबाइल वगैरह देखने लगती है कि अगर तुम्हारे पास कैश नहीं है तो मुझे मनी ट्रांसफ़र कर दो, बट यहाँ पर मारोंग उसे रोक कर खुद अपनी ड्रेस ही उतारने लगता है। इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस होती है एंड फिर उन्हें कहने लगती है कि प्लीज़ इसे माफ़ कर दे, मुझे लगता है इसके पास कुछ भी नहीं है। तभी मेरू को उसके बॉस की कॉल आती है तो आवाज़ सुनकर प्रिंस तो उसके फ़ोन को हमेशा हमेशा के लिए चुप करा देता है।
टीवी पे भी बमबारी के सीन्स चल रहे थे, तो ये अपनी प्रिंसेस मेरू को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में वो भी खराब कर देता है। उसके सारे अपार्टमेंट का तो हाल ही बेहाल कर दिया गया था। नेबर्स भी इसे अपने बॉयफ्रेंड को कंट्रोल में रखने का मशवरा देकर ही वहाँ से चलती बनती हैं। प्रिंस तो अब मुंह में पानी भरकर मेरू को साइड पे बिठाता है और अब उसी पानी से उसके फीटी वॉश करने वाला था। वो तो उसे ये सब करने से मना करती है एंड फिर से पूछती है कि अब तो बता दो तुम कौन हो। वो जब उसे अपना नाम बताता है तो तब वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये तो वही नाम है जो मैंने अपनी डायरी में प्रिंस का राइट किया था। अब तो वो पछता भी रही होती है कि मुझे भला वो सब राइट करने की क्या ज़रूरत थी। अब प्रिंस यहाँ आ चुका था तो वो रिमेंबर करने लगती है कि मैंने तब तो अपनी लव राइवल का भी तो लिखा था कि वो बहुत प्रीटी होने के साथ साथ प्रिंस के प्यार में पागल होगी, जबकि प्रिंस तो सिर्फ और सिर्फ सारी लाइफ मुझसे ही लव करेगा। उसे तो इसने ड्रैगन लेडी का नाम दिया था जिसके पास रेन को कंट्रोल करने की पावर्स भी होंगी। स्कूल में इसकी आंट टीचर ने ये डायरी पढ़ ली थी एंड फिर पनिशमेंट के तौर पर उसे तो ये सारी स्टोरी पूरी क्लास के सामने सुनानी पड़ गई थी। तब तो सारे क्लास फेलोज ने उसका काफ़ी मजाक भी उड़ाया था। फिलहाल उसके पास ये सब सोचने का टाइम नहीं था, वो तो इससे पीछा छुड़ाकर भागने की करती है। और बस यहाँ पर ड्रैगन लेडी की भी एंट्री हो चुकी थी। वो तो मेरू को देखकर गुस्सा करने लगती है इससे पहले कि वो इसकी हड्डी पसली एक करती प्रिंस आकर उसकी जान बचाता है। अब ये लेडी प्रिंस के पीछे एंड प्रिंस मेरू के पीछे, यही सब कुछ तो वो स्टोरी में राइट कर चुकी थी, लेकिन अब तो इन्हें देखकर उसका बुरा हाल हो जाता है। खैर अभी उसे इन सब पे यकीन नहीं आ रहा था। वो जल्दी से जियांग को कॉल करने लगती है बट वो तो आगे से उसकी कॉल पिक नहीं करती, तो अब ये उसे वॉइस नोट सेंड करके सारा कुछ बता देती है एंड साथ में उसे ये भी कहती है कि अगर ये तुम्हारी शरारत है तो प्लीज़ इस सब को बंद करो। उसे लग रहा था कि ज़रूर मेरा मजाक उड़ाने के लिए उसने इन एक्टर्स का अरेंज किया है। वो जियांग से मिलने फिर उसकी प्लेस पर भी जाती है जहाँ पर ऑलरेडी ही कुछ एक्टर्स मौजूद थे। जियांग तो वहाँ पर नहीं थी पर प्रिंस के आने पर काफ़ी गड़बड़ी हो जाती है। वो तो इन सब को विलन समझकर मेरू को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में फाइट कर बैठता है। उसकी तलवार भी टीवी में फंस चुकी थी। अब यहाँ पर सारे फैलाए मैस की पेमेंट मेरू को ही करनी पड़ती है। तलवार निकालने के चक्कर में प्रिंस को एक ज़ोरदार करंट लगा था तो तब उसकी चीखें ही निकल जाती हैं कि अरे ये क्या चीज़ थी। मेरू तो इसे वहाँ छोड़कर 9-2-11 हो जाती है, लेकिन क्या फ़ायदा, वो तो इसे ढूंढता हुआ रेस्टोरेंट भी आ गया था। अब वो तो अब हैरान हो रही होती है कि पता नहीं ये मेंटल पर्सन क्यों मेरे पीछे पड़ गया है, आखिर इसे किसने हायर किया है, ये तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। प्रिंस था तो यहाँ पर वो बहुत सारा खाना भी खा लेता है जिसका बिल अब उसे ही पे करना था। एक बार फिर से वो इससे पूछती है कि आखिर तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि कहाँ से आए हो। वो तो इसके होम टाउन वुशान का नाम लेता है। अभी उसे लेकर वहाँ से जाने लगती है। प्रिंस के चक्कर में उसकी दीवानी ड्रैगन लेडी भी इधर ही आ चुकी थी। वो तो स्पेशल बस में सवार होकर मेरू को मूव रॉन्ग से दूर रहने के लिए कहती है। ये भी उसे यही कहती वहाँ से जाने लगती है कि बिल्कुल तुम अपने बॉस का खुद ही ख्याल रखो, मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। टू स्ट्रेंजर्स को इस अजीब से गेटअप में देखकर पुलिस ने इन्हें घेर लिया होता है। मेरू तो खुश होती है कि चलो इनका तो काम तमाम हुआ, अब मुझे फॉलो नहीं करेंगे। मेरू को जियांग की कॉल आ चुकी थी। उसके पूछने पर वो तो उसे साफ कह देती है कि मैंने तो कोई एक्टर्स अरेंज नहीं किए, तुम किन की बातें कर रही हो। अब वो अपनी आंट टीचर से इस बारे में पूछने का सोचती है कि हो सकता है कि मेरी डायरी का किसी को अच्छे से पता हो और उसी ने ही ये काम सर अंजाम दिया हो। आंट तो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रिक्ट टीचर थी जैसे पहले हुआ करती थी। वो सोच में तो पड़ जाती है कि क्या मैं इनसे डायरी वाली बात डिस्कस करूं या नहीं। दूसरी तरफ पुलिस तो इन दोनों को पकड़कर जेल ही लेकर आ गई थी।
प्रिंस तो इन्हें कहने लगता है तुम लोगों को मेरा पता नहीं है, वरना तुम मेरे साथ ऐसा सलूक ना करते। पुलिस ऑफिसर तो उसे यही कहता है कि अब अपने ड्रामे बंद करो, अपने करैक्टर से बाहर आ भी जाओ। वो तो जेल को ही तोड़ने की कोशिश करने लगता है। मेरू आंट के घर आ गई थी एंड बातों ही बातों में उसे पता चल जाता है कि उसकी डायरी की ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसके क्लासमेट डुआन को ही थी। बचपन में भी वही इसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया करता था एंड हर वक्त इसके पीछे ही लगा रहता था। अब उसे लगने लगता है कि हो सकता है इन एक्टर्स को अरेंज करने का सारा ड्रामा उसी का ही होना है। एंड वो अब आंट से डुआन के बारे में पूछने लगती है कि वो कहाँ पर है। प्रिंस ने बड़ी मुश्किल से अपने हाथ छुड़ाकर खुद को आज़ाद किया था एंड फिर से वो जेल को तोड़ने की ट्राई करने लगता है। तभी ड्रैगन लेडी को एक आइडिया आता है कि देखना प्रिंस, अभी हमारे कदमों में ये पुलिस आकर हमें खुद ही आज़ाद कर देंगी। टाउन में हर कोई मेरू को देखकर इसकी डायरी को लेकर ही गॉसिप्स करने लगते हैं, तो वो काफ़ी परेशान हो जाती है। ऑफिसर्स को सबक सिखाने के लिए लेडी ड्रैगन ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश कर दी होती है, लेकिन ये तो बड़े मज़े से इंजॉय करने लगते हैं। एंड फिर इन्हें रेस्ट करता देखकर उसे तो काफ़ी बुरा लगता है कि मेरा प्लान उल्टा हो गया। मेरू को तो बस सिर्फ और सिर्फ डुआन के आने का ही वेट था। उसी से मिलकर ही वो अब सच जान सकती थी। दूसरी तरफ डुआन पुलिस स्टेशन अपनी कुछ कॉलीग्स की हेल्प करने आया होता है। इसकी आओ भगत देखकर पुलिस ने उन्हें छोड़ने का डिसाइड कर लिया था एंड तभी प्रिंस एंड ड्रैगन लेडी को भी ये लोग आज़ाद कर देते हैं। यहाँ पर डुआन ड्रैगन लेडी की सुंदरता में खोकर गलती से उसका हैंड पकड़ बैठता है। हाथ पकड़ते ही डुआन ने डायरेक्ट उससे नाम ही पूछ लिया था एंड देन वो बता भी देती है कि मैं ड्रैगन लेडी हूँ। ये सुनकर वो सरप्राइज के ये तो वही नाम ले रही है जो कि मेरू ने अपनी डायरी में राइट किया था। मीन ये वही वाली लेडी है। एक्चुअली में ये तो बचपन से ही इसके कैरेक्टर से लव करता आया है। अभी भी उससे खुश होकर कहने लगता है कि थैंक्स गॉड तुम आ गई, देखो मैंने तो तुम्हारे नाम का टैटू भी कब से बनवा कर रखा है। दूसरी तरफ मेरू जियांग को कॉल करके बता रही होती है कि अभी तक डुआन का कोई अता पता नहीं मिला है, बट मुझे ये उसी की ही शरारत लगती है कि किसी बात का रिवेंज लेने के चक्कर में वो ये सब कर बैठा है। यांग भी जियांग को फॉलो करता हुआ उसकी प्लेस पर पहुंच आया था। मेरू की बस से टक्कर होने ही वाली होती है कि प्रिंस आकर उसे बचा लेता है। अब उसे लगने लगता है कि कहीं वाकई में ये मेरा प्रिंस तो नहीं है। ये दोनों ही अचानक टेलीपोर्ट होके पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए थे। मेरू हैरान कि ये सब क्या हो रहा है, मैं किसके हत्थे चढ़ गई हूँ एंड डर के मारे भागने लगती है। उसे तो बिलीव आ गया था कि ये डुआन का अरेंज किया गया एक्टर नहीं है। जियांग के कॉलीग्स यांग की रिचनेस से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं। उसे तो अभी भी ये सब झूठ लग रहा था कि ये कोई रिच नहीं है, बस सारा नाटक कर रहा है। वो तो उसे साफ वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि प्लीज़ अब मेरा पीछा करना बंद करो। जियांग की एक कैट उसे काफ़ी पसंद आ गई थी, तो वो फिर उसे खुद ही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देती है एंड बाकायदा खुद अपनी कैट को सी ऑफ करने इसके साथ जाने का ही डिसाइड करती है। प्रिंस ने तो मेरू को उठा लिया था। अब बड़ी मुश्किल से वो इससे खुद को छुड़ाती है एंड फील करती है कि जैसे इसका तो कोई शैडो ही नहीं है। अब वो तो पक्का प्रिंस को एक स्पिरिट ही समझ बैठी थी। डर के मारे वहाँ से दौड़ लगा देती है। यांग जियांग को अपनी प्लेस पर लेकर आ गया था। बाकायदा अपने घर में उसने स्पेशल जियांग के लिए सारी चीज़ों का अरेंज भी किया हुआ था। मेरू ने हेल्प मांगने के लिए जियांग को कॉल कर दी थी कि प्रिंस तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, प्लीज़ आकर मुझे यहाँ से ले जाओ। वो उसे लेकर काफ़ी टेंशन में आ जाती है। अब उसका लवर रिच था तो हेलीकॉप्टर का अरेंज करके वो उसे लेने आ गई थी। प्रिंस से तो बच के वो भागने लगती है, बट ये देखकर दोनों ही शॉक के भला यांग प्रिंस को कैसे जानता है।
इनकी फ्रेंडशिप देखकर वो अब सच सच जियांग को बताने लगती है कि बचपन में जो मैंने डायरी राइट की थी ये उसी के असरात हैं। स्टोरी में से सारे कैरेक्टर्स ही बाहर आ गए हैं, यांग भी उन्हीं में से एक है। वो भी अब रिमेंबर करने लगती है कि हाँ यार, वाकई में मैंने तब तुमसे अपने लवर का भी राइट करने को कहा था कि वो रिच एंड मॉडर्न होगा। तभी इन दोनों ने मिलकर ही इस करैक्टर को चीफ गार्ड बनाने के साथ साथ प्रिंस का बेस्ट फ्रेंड भी बना दिया था। अब तो उसे भी यकीन आ गया था कि वाकई में यांग काफ़ी रिच है, जिससे पीछा छुड़ाने के लिए ये दोनों भागी थी। उसका फ्रेंड उसे साथ ही लेकर जाने लगता है। ड्रैगन लेडी के आने तक ये लोग वहाँ से चले गए थे। वो इन्हें अपनी पावर से रोकने की ट्राई करती है बट कोई फ़ायदा नहीं। मेरू डर के मारे पानी में कूद गई थी एंड उसको बचाने के चक्कर में प्रिंस भी साथ ही कूदा था। डुआन ड्रैगन लेडी की सुंदरता में मगन के ये कितनी प्रीटी है। उसने तो अब फेट बदलने का फैसला कर लिया था। वो जल्दी से जाकर किसी सुराख में से डायरी निकालता है। लेडी की किस्मत में लॉनली लाइफ ही लिखी गई थी। वो तो सब चेंज करके अपना साथ उसकी फेट में राइट कर देता है। हैरान तो वो इस बात पे होता है कि जब वो ये सब लिखता है तो तब वर्ड्स अचानक ही गायब हो जाते हैं। जियांग भी इसका सारा बायोडाटा निकलवा कर मिलने आ गई थी। आवाज़ सुनकर वो तो जल्दी से डायरी छुपा देता है। असल में बचपन में ही इन दोनों फ्रेंड्स ने उसे ये डायरी जलाने के लिए कह दिया था बट उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। अभी भी वो उससे डायरी मांगने ही आई थी। आगे से डुआन बात को ही गोल मोल कर जाता है। जियांग गुस्सा करती वहाँ से जाने की करती है कि तुमसे कोई बात करना ही फजूल है। मेरू का तो स्ट्रेस के मारे बुरा हाल था, जिससे वो परेशान थी। वो दरवाजे के बाहर ही उसे देख रहा होता है। जियांग ने सेकंड अंकल को बुलवाया था। फिलहाल तो मेरू इन दोनों को ही वहाँ से भेज देती है। अंकल को भी सारी स्टोरी का पता था। वो तो साफ कह देते हैं कि तुम दोनों अब चाहे जो कर लो, इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकती हो। यांग प्रिंस को शॉपिंग कराने लेकर आया होता है। प्रिंस तो अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला था। अंकल इन दोनों को ये फेट एक्सेप्ट करने के लिए कह देते हैं। मेरू का तो ये सुनकर बुरा हाल हो जाता है कि अब मैं क्या करूँगी। उसे तो प्रिंस को अपनी लाइफ से निकालने का कोई हल ही नज़र नहीं आ रहा होता। अंकल तो फिर वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस तो ड्रेसिंग चेंज करके अपार्टमेंट ही आ गया था। मेरू उसे वहाँ से चले जाने के लिए कह देती है। इसी दौरान खुद ही फिसल के अपनी टांग की हड्डी भी तुड़वा बैठती है। हॉस्पिटल में जब उसे पूछने जियांग आती है तो ये सब देखकर उसकी हंसी ही कंट्रोल नहीं हो रही होती। मेरू उसे अब अपना मजाक उड़ाने से मना करती है। ड्रैगन लेडी भी अपने प्रिंस को ढूंढती हुई हॉस्पिटल ही आ गई थी। प्रिंस तो चेकअप के दौरान मेरू के सर पर ही बैठा रहता है। लेडी को यांग अंदर घुसने ही नहीं देता कि वो अपनी प्रिंसेस के पास बैठा है, तुम्हारा यहाँ क्या काम। वो सैड होकर अपना सारा गुस्सा निकालती फिर वहाँ से जाने की करती है। प्रिंस को मेरू की केयर करते देखकर नर्स तो सोचने लगती है कि कितना केयरिंग बॉयफ्रेंड है। दूसरी तरफ डुआन ने हर हाल में ड्रैगन लेडी का दिल जीतने का डिसाइड कर लिया था। वो तो हॉस्पिटल में प्रिंस के क्लोज रहने के चक्कर में खुद को जख्मी करने ही वाली थी कि डुआन आकर उसे रोक देता है एंड फिर उसके लिए अपनी जान पे खेल लेता है कि चलो अपनी बजाय मेरी वजह से ही प्रिंस के क्लोज रह पाएगी। ये दोनों भी हॉस्पिटल आ गए थे। यहाँ पर प्रिंस तो मेरू का बहुत ख्याल रखता है। ये सब देखकर उसे काफ़ी अच्छा लगा था। तभी अचानक यहाँ पर इन्हें विंडो के पास से क्रोस की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस स्टोरी में हमें विलन्स भी देखने को मिलेंगे। वाह, रोज को देखकर प्रिंस को अजीब सी फीलिंग्स आने लगी थी। मेरू की सेफ्टी के लिए वो उसे उठाकर बाहर ले जाता है। अब उसको फॉलो करती हुई ड्रैगन लेडी भी उसी के पीछे। मेरू के कहने पर प्रिंस ने उसे छोड़ दिया था। अब साथ में वो उस पर गुस्सा भी करने लगती है कि तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आ गई हैं, छोड़ दो मेरा पीछा एंड यहाँ से चले जाओ।
अब अपनी उल्टी हरकतें करने पर वो उससे सॉरी बोलता है। मेरू को भी एहसास हो गया था कि इसकी क्या गलती है जो मैं डांट रही हूँ। उसकी एग्जिस्टेंस तो मेरी वजह से ही हुई है। अब मुझे खुद ही इस प्रॉब्लम को फेस भी करना होगा। ड्रैगन लेडी जो ये सब देख रही थी इमोशनल हो जाती है कि जिसके लव की खातिर मैं मर रही हूँ उसे इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं है। मेरू ने प्रिंस को इस मॉडर्न वर्ल्ड के कुछ रूल्स वगैरह बता दिए थे ताकि यहाँ रहने में उसे कोई दिक्कत ना हो। एक लड़की ने कॉमिक पढ़ने की खातिर इन्हें यहाँ से उठा दिया था। प्रिंस को साइड पे करके मेरू उसके पास जाकर समझाने लगती है कि इन बुक्स को रीड करके फिर कोई स्टोरी ना लिखने बैठ जाना, वरना बाद में तुम्हारी लाइफ में सिर्फ पछतावा ही रह जाएगा। यहीं पर उसकी मुलाकात डुआन से भी हो चुकी थी। रूम में आने पर सामने बॉस को देखकर वो काफ़ी सरप्राइज होती है। लेडी डोर से चिपक कर इन्हें देख ही रही थी। बॉस साहब तो चाहते थे कि ये जल्दी से ठीक होकर काम पे वापस आ जाए, सो इसकी रिलैक्सेशन के लिए वो प्रिंस को बाकायदा इसे किसी प्लेस पर ले जाने का भी आइडिया देते हैं। वो तो यहाँ पर समझ रहे थे कि जैसे प्रिंस इसका बॉयफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों वहाँ पर आ चुके होते हैं। अब यहाँ पर एक लड़की जो प्रिंस को प्यार भरी निगाहों से देखने लगती है तो तब मेरू जेलिस फील करके प्रिंस की जगह खुद खाना लेती है। यहाँ आकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसका इरादा बस जैसे तैसे करके यहाँ से भागने का था। ऐसा करने की वो ट्राई भी करती है बट प्रिंस उसे कहीं भी नहीं जाने देता। इस बात से वो तो फिर और ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि आखिर ये दुनिया मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती है। मुझे पीपल से कोई लेना देना नहीं है मगर फिर भी मुझे डेली इन्हें बर्दाश्त करना पड़ता है। अब मैं तो इन सब चीज़ों से तंग आ चुकी हूँ। अब प्रिंस यहाँ पर उसे काम डाउन रखने के लिए करीब आने लगता है तो वो साइड पे होके उसे जल्दी से वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। अभी जिस चीज़ के वो डिज़ायर करती है प्रिंस उसके लिए वही लेकर आता है। ये देखकर तो वो अब खुश हो गई थी। प्रिंस तो बड़ी मुश्किल से उसके लिए खाने का अरेंज किए फिर रहा था। दूसरी तरफ डुआ ने ड्रैगन लेडी को न्यू ड्रेसेस एंड शूज़ वगैरह लेकर दे दिए होते हैं। वो तो चाहता था कि ये बस प्रिंस को भूलकर सिर्फ मेरे बारे में ही बातें करे, बट ना, उसके तो सारे वर्ड्स उसी के लिए ही थे। सारा सिटी घुमा घुमा कर वो उसका बड़ा ध्यान बटाने की कोशिश करता है बट क्या फ़ायदा। वो अपने मोटिव से पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाली थी। दूसरी तरफ जियांग अपने एक प्रोजेक्ट पर वर्क कर रही थी। वो इसमें यांग की हेल्प लेने का सोचती है कि वो इतना रिच है, अगर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर देगा तो उसका क्या जाना है। एंड तैयार होकर बाकायदा उससे मिलने भी जाने लगती है। यांग से उसने वर्क की डिस्कशन कर ली थी और साथ में प्रोजेक्ट के सिलसिले में उसे अदर कंट्री जाने का भी बता दिया था। वो तो फौरन से इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। अब वो भला अपनी लवर को निराश थोड़ी ही ना कर सकता था। मेरू एंड प्रिंस वाटर वाली प्लेस पर आए थे। पानी को देखकर प्रिंस को कुछ फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। उसकी लाइफ का एक पार्ट था जो कि वो भूल चुका था। इसी के बारे में उसे अब सब जानना था। यहाँ पर वो जल्दी से मेरू के क्लोज आ जाता है एंड देन इससे पहले कि वो किस करते फिर से टेलीपोर्ट होकर वो शान पहुँच जाते हैं। इन्वेस्टमेंट के बदले में यांग को सिर्फ लव चाहिए था जो कि जियांग जैसी लड़की उसे ये सब देने से जरा भी नहीं घबराती। इधर ये दोनों भी घर वापस आ चुके होते हैं। डुआन ने ड्रैगन लेडी के लिए एक अपार्टमेंट तक खरीदने का सोच लिया था। मेरू को जियांग कॉल करके अपनी प्लेस पर बुलाती है कि यांग तो यहाँ से जा चुका है, सो तुम ही आकर मुझे पिक करो। लेडी ने तो बाकायदा प्रिंस के अपार्टमेंट के सामने ही अपना फ्लैट बुक करवाया था ताकि हर वक्त वो उस पर नज़र रख सके। मेरू यहाँ से जाते हुए प्रिंस के बारे में ही सोचने लगती है कि मेरे बैड बिहेवियर पर बुरा मनाने की बजाय कैसे प्रिंस ने मुझे कंफर्ट किया था। उसे अपनी लाइफ में बस किसी ऐसे इंसान की ही तलाश थी। ये सब सोचकर खुद ब खुद ही उसके फेस पर स्माइल भी आ जाती है।
खैर फिलहाल जियांग को लेने वो पहुंच गई थी। उसे पता चल चुका था कि इसके यांग के साथ आजकल क्या ताल्लुकात चल रहे हैं, इसलिए वो उसे इन सब चीज़ों से बाज रहने के लिए कहती है। बट ना, उसे तो इस सब की ज़रा भी परवाह नहीं थी। यहाँ पर जब वो उसे परेशान देखती है तो अपनी चुलबुली बातों से हंसा ही देती है। फ्रेंड्स तो होते ही ऐसे हैं जो कि मुश्किल वक्त में कभी भी साथ नहीं छोड़ते, एंड सैड मोमेंट्स में तो ख़ास तौर पर हंसाने की कोशिश ही करते हैं। आप लोगों की लाइफ में भी ऐसे फ्रेंड्स हैं या नहीं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये दोनों तो फिर गॉसिप्स करती हुई वहाँ से जाने लगती हैं। ने प्रिंस पर तो कवे की तरह ही नज़र रखी होती है। वो तो ये देखकर शॉक रह जाती है कि आखिर यांग इससे मिलने क्यों आया है। डुआन भी ये देख चुका था। लेडी को लगने लगता है कि कहीं मेरू की तरह यांग की भी नज़र मेरे प्रिंस पे नहीं है। मैं तो इसे कभी भी इन दोनों का नहीं होने दूंगी। डुआन एंड ये दोनों मिलकर ही उनके घर घुसने का प्लान बनाने लगते हैं। प्रिंस ने तो अपनी प्रॉब्लम का बताने के लिए यांग को बुलाया था कि जब मैं पानी को देखता हूँ तो तब मुझे अजीब सी फीलिंग्स क्यों आने लगती हैं। इस बात को जानने के लिए दोनों ही बाथ टब में जाने का डिसाइड करते हैं कि अगर आपको कुछ हुआ तो मैं संभाल लूँगा। तभी ये सीन ड्रैगन लेडी देखकर समझने लगती है कि मेरा शक तो फिर सच्चा है कि इनके बीच ज़रूर कुछ चल रहा है। खैर यांग तो फिर वहाँ से चला गया था। सारे फैलाए मेस की सफाई वो फिर लेडी से ही करवाता है। अब ये सब जो डुआन देख रहा था गुस्से में आ जाता है कि प्रिंस की हिम्मत भी कैसे हुई मेरी प्यारी सी ड्रैगन लेडी से काम करवाने की। अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स जियांग ने बॉस एंड बाकी सारे स्टाफ को बता दी होती हैं। दूसरी तरफ यांग भी सीधा डेजर्ट वाली साइड पे जियांग के काम से ही आ गया था। यहाँ पर मौजूद अंकल को देखकर उसे भी कुछ कुछ फ्लैशबैक्स याद आने लगते हैं। यहाँ पर मौजूद अंकल भी प्रिंस की तरह ही पास्ट से फ्यूचर में आए थे। यांग की अपॉइंटमेंट इन्हीं के साथ ही थी। यहाँ पर वो तो इस बात से काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं कि इस यंग बॉय को तो मेरी ही सदी की लैंग्वेज का भी पता है। खैर अभी फ़िलहाल यांग जिस काम से आया था वो उसका कंप्लीट हो ही चुका होता है। दूसरी तरफ जियांग मेरू के पास ही आई थी। ये लोग यहाँ पर जो बातें भी डिस्कस करते हैं वो सारी ड्रैगन लेडी स्पीकर्स लगाकर सुन रही होती है। जियांग जानती थी कि प्रिंस मेरू को कितना लाइक करता है। वो तो इसे इम्प्रेस करने के आइडियाज़ भी बताने लगती है और साथ में इनकी एक रोमांटिक डेट अरेंज करने का भी डिसाइड करती है। ये सब कुछ जो कि लेडी सुन चुकी थी वो तो इनकी अरेंज की गई प्लेस पर पहले जाने के प्लान्स बनाने लगती है कि वहाँ पर मैं प्रिंस को अपनी अदाओं से मुतासिर ही कर लूँगी। अब प्रिंस इसे कोई भाव दे या ना, डुआन ने तो अपना दिल इसी के नाम ही कर दिया था। प्रिंस को अपनी बहुत ज़्यादा केयर करते देखकर मेरू उल्टा सैड हो जाती है कि पता नहीं ये क्यों हर वक्त मेरी फ़िक्र करता रहता है। अब तो वो इसे अपने काम करने से भी मना कर देती है। प्रिंस तो चुप करके उसकी बातें सुनता रहता है, लेकिन करनी तो उसने अपनी मर्जी ही थी। जियांग ने नेक्स्ट डे सारी अरेंजमेंट्स कर ली थी। वो प्रिंस को कॉल करके इस प्लेस पर आने के लिए कहती है। अब आगे से मेरू जो कि कॉल पिक कर चुकी थी उसे ये उल्टी सीधी हरकतें करने से मना करती है। इधर यांग भी वापस आ चुका था। ड्रैगन लेडी भी अब जाने के लिए फुल रेडी हो गई होती है। कॉल आने की वजह से डुआन उसे जाने से रोक भी नहीं पाता। यांग जो सारा काम करके आ गया था इस बात से खुश होकर ये दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि जियांग को इससे अजीब से सेंट की स्मेल आने लगती है। अब वो इसे बताता है कि वहाँ पर मौजूद एक अंकल ने मुझे ये गिफ्ट किया था। उसे इसकी खुशबू बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। वो सो इसे आग में ही डाल देती है। प्रिंस जो इसी प्लेस पर आ चुका था उस पर कुछ क्रोज अटैक कर देते हैं। मेरू का तो यहाँ पर आकर ड्रैगन लेडी से इनकाउंटर हो चुका होता है। दोनों ही लाइटनिंग वगैरह में फंस चुकी थी। प्लीज़ तो इन दोनों की चीखें सुनकर यहीं पर ही आ गई थी और वो तो यहाँ पर दोनों गर्ल्स को साथ में देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होते हैं।
अब इधर ही प्रिंस साहब तो बस बर्ड्स के अटैक रोकने में ही काफ़ी बिजी होते हैं। पुलिस वाले तो दोनों को ही पकड़कर थाने ले आए थे एंड डॉन को कॉल करके बता देते हैं कि जिस लेडी को तुम पहले यहाँ से लेकर गए थे अभी भी आकर उसे जेल से ले जाओ। प्रिंस को यंग आकर बताता है कि मीरू यहाँ आ चुकी है एंड फिर डेटिंग प्लेस पर जाने से इन्हें पता चलता है कि वो तो जेल पहुँच चुकी हैं। इस बात से प्रिंस तो फिर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। लेडी के बंधे हाथ खोलने में मेरू उसकी हेल्प करती है। ये तो यहाँ पे उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है कि तुम्हारी वजह से प्रिंस मुझे कोई खास ही नहीं डालता। बट वो तो आगे से उसकी ब्यूटी की काफ़ी तारीफ़ करने लगती है कि तुम्हारा करेक्टर मैंने बड़ा सोच समझ कर बनाया था। मुझ में जो खामियां थी उनको कवर करने के चक्कर में मैंने तुम्हारी ब्यूटी बना दी। वो साथ में उसे समझाने भी लगती है कि अगर प्रिंस तुम्हें कोई भाव नहीं दे रहा है तो तुम डुआन के बारे में सोचो। वो तो तुमसे ट्रू लव करता है। अब इससे पहले कि ये और बातें करती पुलिस के बुलाने पर आंट मेरू को लेने आ गई थी। डुआन लेडी को भी यहाँ पर लेने आ चुका था। अब वो प्रिंस को इससे सॉरी भी बोलने के लिए कहता है कि तुम्हारी वजह से ये कितने धक्के खाती फिर रही है। बट यहाँ पर प्रिंस को तो जस्ट मेरू की ही परवाह थी। अब डुआन भी गुस्से में अपनी लेडी को लेता वहाँ से जाने की करता है। आंट तो इन दोनों को लेकर घर ही आ गई थी। उन्हें तो यही लग रहा था कि प्रिंस इसका बॉयफ्रेंड है। वो उसका अच्छा खासा इंटरव्यू भी ले लेती हैं एंड साथ में वार्न भी करती हैं कि हमारी मेरू को तो हम लोगों ने प्रिंसेस की तरह ही पाला है, सो तुम इसे कोई भी टेंशन ना देना। वो इससे इसकी फैमिली के बारे में भी पूछने लगती हैं। अब प्रिंस उन्हें क्या बताता। मेरू आगे से टॉपिक को ही चेंज कर देती है। इसके अलावा वो तो कुछ भी नहीं कर सकती थी। आंट भी फिलहाल इस टॉपिक को क्लोज कर देती हैं। उधर डुआन ड्रैगन लेडी को तसल्लियाँ देकर प्रिंस को छोड़ने के लिए कहता है और साथ में अपने लव की कन्फेशन भी करता है। बट ड्रैगन लेडी तो उसकी बातों को सीरियस ही नहीं लेती। मेरू प्रिंस को एनिमल्स एंड बहुत सारे वर्ल्ड्स थिंग्स के बारे में बताने लगती है। फिर प्रिंस को अपनी तरफ नज़रें जमाते देखकर वो तो ब्लश भी करने लगी थी। दोनों ही अपना फेवरेट म्यूज़िक ऑन करके खूब मस्ती भी करते हैं। वो बाद में हैरान तो इस बात पे होती है कि आखिर इसे भला अच्छा खासा मसाज करना किसने सिखाया है। वो जब उसके पूछने पर बताता है कि मैंने तो तुम्हारे कंप्यूटर से वीडियोस वगैरह देखकर ही ये सब सीखा है। अब वो उस पर गुस्सा हो जाती है कि तुम्हें भला मेरी चीज़ों को छेड़ने की क्या ज़रूरत थी एंड नेक्स्ट टाइम इन्हें देखने से मना भी करती है। वो तो अब सपने में जब खुद को प्रिंस से इंटीमेट होते देखती है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मुझे ये विजन्स क्यों आ रहे हैं। दूसरी तरफ ड्रैगन लेडी प्रिंस का दिल जीतने के लिए मेरू की तरह ही जॉब करने का डिसाइड करती है। डुआन भी क्या करता, वो तो हर हाल में उसकी हेल्प करने को तैयार था ताकि कभी तो ड्रैगन लेडी मेरे बारे में भी सोचे। मेरू की आज साइकोलॉजिस्ट से अपॉइंटमेंट थी। वो जो अपना हाल अहवाल इसे बताती है वो खुद शौक के मुझे तो इसका मर्ज लाइलाज ही लग रहा है कि भला कैसे बचपन में लिखी गई डायरी से प्रिंस आ सकता है और फिर बाकायदा इंटीमेट होने के ड्रीम्स आना, ये तो फिर काफ़ी अजीब बात है। उसका तो इसकी बातें सुनकर दिमाग ही घूम गया था। अब बाद में ऑफिस आने पर मेरू को पता चलता है कि यहाँ से किसी ने इनकी वीडियोस डिलीट कर दी हैं। बॉस साहब तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं और साथ में कल्प्रिट को जल्द अज जल्द पकड़ने का ऑर्डर भी दे देते हैं। सबको टेंशन में देखकर ये भी परेशान हो गई थी एंड फिर सोचने लगती है कि कहीं ये काम प्रिंस का तो नहीं है, क्योंकि मैंने तो उसे यही वाली वीडियोस देखने से मना किया था कि ये अच्छी नहीं होती। ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, सो उसके बारे में डिस्कस करने के लिए कॉलीग्स डुआन के अपार्टमेंट ही आ गई होती हैं।
अब आगे से ड्रैगन लेडी को देखकर यही समझने लगती हैं कि शायद वर्क के चक्कर में इसने इस लड़की को भी अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाया हुआ है। और वो तो इसके सामने डुआन की प्लेबॉय वाली नेचर के सारे सीक्रेट्स भी रिवील कर देती हैं। लेडी को लगने लगता है कि ये जो इसने मुझसे लव कन्फेशन की थी, इसका मतलब वो भी झूठ था और बस मुझे यूज करने के लिए ही इसने मुझे धोखे में रखा है। डुआन उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, फिलहाल तो उसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जल्दी थी, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। अब ये समझ रहा था कि इनकी वीडियोस मेरू ने डिलीट की हैं, सो वो उसके ऑफिस ही आ गया था। बॉस भी मेरू को ही इस बात का रिस्पॉन्सिबल समझकर खूब क्रिटिसाइज करने लगते हैं एंड डुआन को ये सब अच्छा नहीं लगता। आखिर को बचपन में वो इसका फ्रेंड रह चुका था। वो तो बॉस को एक पंच ही मार देता है। मेरू उसे सच बता देती है कि ये सारा काम प्रिंस का था। खैर जो भी हुआ था, उसने अब जॉब से ही क्विट करने का डिसाइड कर लिया था। डुआन भी फिर उसे तसल्लियां देता अब वहां से जाने की करता है। मेरू जियांग से मिलने आ गई थी। यहाँ आकर वो उसे अपना सारा दुखड़ा सुना देती है। कल जियांग की फर्स्ट परफॉर्मेंस थी। वो जब इस बारे में मेरू को इन्फॉर्म करती है तो वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड साथ में अपनी फ्रेंड को बेस्ट ऑफ लक भी कहती है। अब तो खुद इसने भी डिसाइड कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, अब मैं प्रिंस और अपने बनाए गए कैरेक्टर से दूर नहीं भागूंगी। जो भी है इन सब को अब मुझे ही फेस करना है, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था। डुआन लेडी को घर में ना देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि पता नहीं आखिर ये लड़की कहाँ चली गई है। बहुत ढूंढने पर भी उसे उसका कोई भी अता पता नहीं मिला था। इसी बात को लेकर वो तो और ज़्यादा टेंशन में आ जाता है। ड्रैगन लेडी इसी की सोचों में ही गुम बैठी होती है कि वो मेरा कितना ख्याल रखता था। अब तो इसे एहसास हो गया था कि उसके साथ रहने पर मेरे दिल में डुआन के लिए फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी हैं। मेरू की आंट इसे यहाँ पर बैठा देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती हैं। वो तो यही समझ रही थी कि शायद ये मेरू की फ्रेंड है, इसीलिए वो ड्रैगन लेडी को अपने घर ही लेकर आ गई थी एंड बाकायदा वो मेरू एंड उसके फ्रेंड्स की बचपन की फ़ोटोज़ भी इसे दिखाने लगती हैं। यहाँ पर आंट के थ्रू ड्रैगन को जब पता चलता है कि बचपन में डुआन हर वक्त मेरू के साथ ही रहता था एंड सबको तब यही लगता था कि जैसे उसका मेरू पे क्रश है। वो तो ये सब सुनकर अब और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि ये क्या बात हुई, प्रिंस भी इसी लड़की को लाइक करता है एंड डुआन भी। अब तो मेरू मेरे हाथों से नहीं बचने वाली है एंड गुस्से में फिर वहाँ से जाने लगती है। दूसरी तरफ मेरू काफ़ी ज़्यादा ड्रंक थी तो प्रिंस इसे लेने यहाँ पर आ चुका था। ओल्ड अंकल ने भी अपने क्रोस को प्रिंस पर अटैक करने के लिए भेज दिया होता है। मेरू सुबह उठकर जब देखती है कि उसने तो प्रिंस की ड्रेस ही पहनी हुई है, ये सब देखकर वो तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होती है एंड देन उसे प्रिंस के थ्रू जब पता चलता है कि रात को ड्रंक होने की वजह से उसने उल्टी हरकतें करने के साथ साथ प्रिंस की काफ़ी दुर्गत भी बनाई थी, वो तो अब काफ़ी शर्मिंदा हो जाती है एंड फिर प्रिंस को मेडिसिन लगाने लगती है। अब यहाँ पर प्रिंस तो उससे प्रॉमिस भी लेता है कि प्लीज़ आइंदा इतनी ड्रंक मत होना। वो तो उसकी बात पे फिर स्माइल करने लगती है और साथ में उससे प्रॉमिस भी कर ही लेती है। यांग जियांग से मिलने आया था, अब वो तो बाकायदा इसके लिए परफॉर्मेंस ड्रेस ही लेकर आता है। इससे पहले कि ये दोनों यहाँ पर किस करते, ऊपर से डुआन आ गया था। अब मेरू भी रेजिग्नेशन लेटर देने ऑफिस ही चली गई थी। जियांग को पता चल गया था कि डुआन ने डायरी नहीं जलाई थी। अब तो वो इस डायरी वाला सीक्रेट ड्रैगन लेडी को ही बताने जाने वाला था कि अब इन सब का किस्सा तमाम ही हो जाएगा। जियांग उसे ये सब करने से मना करती है कि ऐसा रिस्क लेना अच्छा नहीं है, बट वो तो अब पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला था। मेरू क्विट करने की बात बॉस से कर चुकी थी, वो तो उसकी बात को ही इग्नोर कर देते हैं।
ड्रैगन लेडी की भी यहाँ पर एंट्री हो चुकी थी। आते ही वो मेरू पे गुस्सा करने लगती है। वो इससे बचकर किसी ना किसी तरह भागने ही लगी थी। ऑफिस में ही क्रोस ने अटैक कर दिया था। डुआन जो यहाँ पर आ चुका था, उसकी शामत भी लेडी के हाथों ही आ जाती है कि तुम तो हो ही फ्लर्टी बॉय। प्रिंस तो बस बर्ड्स के अटैक्स रोकने में ही बिजी होता है। लेडी का गुस्सा तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ जियांग के शो का भी टाइम हो चुका होता है। डुआन का बैग पानी में जा गिरा था एंड डायरी समेत खुद वो भी। और बस यही पर सभी रिएक्टर्स अचानक ही गिरने लग जाते हैं। इसी की वजह से ये तीनों तो पानी में फिर डूबने भी लगे थे। नेक्स्ट सीन में इन सबको हॉस्पिटल में ही दिखाया जाता है। मेरू को अब होश आ चुका था। जियांग तो उसे सही सलामत देखकर काफ़ी रिलीफ फील करती है। ये दोनों काफ़ी सरप्राइज तो होती हैं कि अचानक इन तीनों के साथ क्या बना है जो उनकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। दोनों डुआन के पास पहुंचती हैं एंड उससे डायरी का पूछने लगती हैं कि वो किधर है। एंड फिर उसे बताने भी लगती हैं कि देखो, उसी की वजह से ड्रैगन लेडी, यांग और प्रिंस की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। बिस्तर पर भी डायरी गायब थी। अब ये समझने लगते हैं कि शायद वो ट्रैश में तो नहीं चली गई। और ये लोग फिर देखते हैं कि ट्रैश वाली गाड़ी तो यहाँ से चली गई थी। सो मेरू को वहाँ पर छोड़कर ये दोनों गाड़ी को फॉलो करने लगते हैं। इन्हें तो अब यही लग रहा था कि ज़रूर इन तीनों की लाइफ्स का कनेक्शन डायरी से ही है। मेरू तो इन सब को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि डायरी मैंने ही राइट की थी। सो अगर इन्हें कुछ हुआ तो रिस्पॉन्सिबल भी फिर मैं ही होंगी। यहाँ पर वो तो इनके होश में आने की विश करने लगती है। इधर इन्हें ट्रैश में से डायरी नहीं मिली थी। ये दोनों अब परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने वाटर वाली प्लेस पर ही गए थे। एंड देन फाइनली वो इन्हें मिल ही जाती है। इस पर लगे ब्लड की वजह से हॉस्पिटल में इनकी बॉडी से भी ब्लीडिंग होने लगती है। हॉस्पिटल आकर ये लोग जल्दी से डायरी मेरू को दे चुके होते हैं। अब जो भी था मेरू ही कुछ कर सकती थी। इस पर लगा ब्लड एक्चुअली में मेरू का ही था। बचपन में उसके गिरने से इसका खून डायरी पे लग गया था। इन्हें क्या खबर थी कि बाद में इनके साथ क्या क्या इंसिडेंट्स होने वाले हैं। मेरू तो यही प्रे करने लगती है कि ये तीनों जल्दी से ठीक हो जाए, वरना सारी ज़िंदगी मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। वो तो इसके बदले में कुछ भी देने को तैयार थी। जियांग ने भी आकर उसे इन्फॉर्म कर दिया था कि अब सबकी कंडीशन बेहतर हो गई है। वो तो भागकर प्रिंस को देखने जाती है और फिर उसे सही सलामत देखकर वो तो अब काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील करने लगी थी। डुआन ने ड्रैगन लेडी को सब सच का बता दिया था कि उनकी एग्जिस्टेंस मेरू के डायरी राइट करने से ही हुई है। ये बात तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। होश में आते ही प्रिंस ने मेरू को हक कर लिया था। पहले तो इसे उसका पास आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, बट अब की बार वो तो स्माइल करने लगती है। प्रिंस खुद भी हैरान होता है कि इसे अचानक क्या हो गया है जो मेरी इतनी ज़्यादा केयर कर रही है। अब उसे क्या पता कि मेरू के दिल में इसके लिए फीलिंग्स डेवलप हो ही चुकी हैं। डायरी पढ़ पढ़ के वो खुद को कोस भी रही होती है कि आखिर बचपन में मुझे इतने ड्रामेटिक वर्ड्स एंड स्टोरी राइट करने की क्या ज़रूरत थी। फिर खुद ही सोचने लगती है कि अगर मैं ये सब ना करती तो मेरी लाइफ में प्रिंस कैसे आता। डुआन को डर था कि कहीं सच जाने के बाद लेडी कुछ गलत ही ना कर बैठे, इसलिए वो हर इंसान के लाइफ में आने का मकसद एंड कुछ लॉजिक्स वगैरह बताने लगता है कि हर कोई दुनिया में किसी ना किसी तरीके से आता है। सो तुम्हारा अर्जू आना कोई गलत बात नहीं है। इधर ही जब यांग जियांग को अपने लिए ज़्यादा फिक्र करते देखता है तो एकदम खुश हो जाता है कि चलो इसे मेरा कुछ तो एहसास हुआ। जियांग तो अब डुआन के पास आ गई थी और दोनों मिलकर मेरू को डायरी देने के लिए कहते हैं। जियांग चाहती थी कि बेहतर यही है कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे सौंप दो, जबकि डुआन कहता है कि नहीं, इसे नहीं दो बल्कि मुझे दो। वो तो अब कंफ्यूज के अब मैं क्या करूं, इन दोनों में से किसको दूं।
जियांग तो यहाँ पर साफ कह देती है कि मुझे तुम दोनों पे ही भरोसा नहीं है कि इसकी केयर कर पाओगे, सो डायरी फिलहाल मेरे साथ ही जाएगी। प्रिंस को समझ ही नहीं आ रही होती कि आखिर हम लोगों के साथ क्या इंसिडेंट हो चुका है। यांग को खुद कुछ भी याद नहीं था। अब तो हमें साइन अंकल दिखाए जाते हैं। इन्हें ऑर्डर मिल चुका होता है कि तुम बस अब उस लड़की को तलाश करो जिसने डायरी राइट की थी। प्रिंस का दुनिया में आने के पीछे भी रीज़न है कि उसकी डेस्टिनी एक यंग लड़की ने चेंज कर दी थी। इससे पहले कि उसे मार दिया जाता, वो बीच में आकर खुद की कुर्बानी दे देती है। उसका ब्लड एंड मेरू का सेम एक ही टाइम पे गिरा था एंड तब तो वो डायरी भी लिख चुकी थी। इसी वजह से इनकी टाइमलाइन कनेक्ट हो गई थी और प्रिंस को मेरू की किस्मत में फिर लिख दिया गया था। अब बस अंकल साइन ने मेरू को ढूंढकर अपने आका के पास ही लेकर आना था। डायरी कंप्लीट नहीं थी, सो इसलिए इन्हें अब उसे हर हाल में कंप्लीट करना था। डुआन देखता है कि ड्रैगन लेडी ने किसी का बेबी उठा लिया है, तो वो परेशान होकर उसे इसे देने के लिए कहता है कि ये इलीगल है, तुम मुझे दो। बट वो तो इसे देने के लिए बिल्कुल भी तैयार हो ही नहीं रही होती। एक्चुअली में एक नर्स ने खुद ही उसे ये बच्चा पकड़ा दिया था और वो अब इसे ले भी जाती है। मेरू को अपने लिए परेशान होते देखकर वो तो मन ही मन में ड्रैगन लेडी को कोसने लगता है कि ज़रूर ये सारा किया धरा उसी का ही होना है। उस दिन वो ही तो मेरू से फाइट करने आई थी एंड देन उससे बात करने फिर जाने लगता है। जियांग ने डायरी अपनी सेफ में संभाल कर रख दी थी। ड्रैगन लेडी इन्हें मेरू के खिलाफ भड़काने लगती है कि उसी की वजह से हम तीनों इस वर्ल्ड में आए हैं और फिर हमें इतनी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रिंस तो उसकी बात पे बिलीव नहीं करता, उल्टा गुस्सा करने लगता है कि तुमने मेरू के बारे में कुछ गलत भी क्यों बोला। वो तो आज प्रिंस से नाराज होके फिर वहाँ से चली जाती है। अंकल साइन जो यहाँ पर आ चुके थे, उनका इरादा यांग के थ्रू ही मेरू को ढूंढने का था, लेकिन उसे इस बात की खबर तक भी नहीं होने देते। शो छोड़ने की वजह से जियांग पनिशमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। उसका फ्रेंड बॉस को बताता है कि असल में किसी की जान बचाने के लिए ही इसे उस दिन शो छोड़कर जाना पड़ा था। तो आप कुछ तो सोचे इस बारे में। अब यांग जो यहाँ पर आ चुका था, वो तो पैसों के बदले में इसकी सज़ा रोकने के लिए कहता है, लेकिन जियांग अपनी गलती का खुमियाजा भुगतने के लिए तैयार थी कि रूल्स तो रूल्स होते हैं। और यांग को भी वहाँ से जाने के लिए कह देती है कि हर प्रॉब्लम का सल्यूशन पैसों से नहीं होता, तुम्हें तो हर वक्त मनी देने की ही पड़ी रहती है। आज तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था कि इसे मेरी कोई भी परवाह नहीं है एंड फिर गुस्सा होकर वहाँ से चला भी जाता है। हॉस्पिटल आकर मेरू को पता चलता है कि प्रिंस तो यहाँ से गायब है। वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है एंड उसका नाम पुकारती छत पे आती है। तो साइन प्रिंस का नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है एंड साथ में सोचने लगता है कि कहीं ये वही लड़की तो नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उस रात ये तो प्रिंस एंड बाकी सबके मुंह से इसका जिक्र सुन चुका था। दूसरी तरफ प्रिंस जंगल वाली साइड पे आया होता है। आज वो तो अपनी बॉडी का एक पार्ट देकर बदले में मेरू की प्रोटेक्शन ही चाहता था, इससे पहले कि वो कुछ गलत करता। ऊपर से अंकल आकर उसे रोक देते हैं। मेरू प्रिंस का पता करने जियांग के पास आई थी। वहाँ भी उसे ना देखकर परेशान हो जाती है कि ये लड़का पता नहीं मुझे बिना बताए कहाँ पर चला गया है। उसे तो ना ही जगहों का पता है और ना ही उसके पास पैसे हैं। जियांग फिर यहाँ पर उसे तसल्ली देने लगती है कि डोंट वरी, तुम अभी घर जाकर रेस्ट करो, सुबह तक हो सकता है वो खुद ही धक्के खाता हुआ घर आ जाएगा। अंकल प्रिंस को ये सारी उल्टी हरकतें करने से मना करके उसे फिर समझाकर अपने साथ घर ही लेकर जाने लगते हैं। ड्रैगन लेडी डुआन के साथ ही उसी की वजह से डुआन की कुछ पर्सन से फाइट भी हो जाती है। आज तो वो इसकी बहादुरी से काफ़ी इम्प्रेस हुई थी। उसने अपनी पावर्स का भी यूज़ नहीं किया था। साइन अंकल मेरू का पता कर रात को उससे मिलने पहुंचे होते हैं। अभी यहाँ पर क्या हुआ उसका हमें कुछ नहीं बताया गया।
मॉर्निंग ही मॉर्निंग आंट मेरू को कॉल करके प्रिंस को अपने हाथ से ले जाने के लिए कहती हैं कि वो हमारी तरफ ही रुका हुआ है। अब तो वो भी जान गई थी कि प्रिंस और मेरू एक दूसरे से बहुत लव करते हैं और प्रिंस भी फैसला कर चुका था कि आइंदा मैं कभी भी उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आंट को एक शादी में जाना था, सो वो अपने साथ प्रिंस को ही लेकर जाने लगती हैं और साथ में मशवरा भी देती हैं कि तुम दोनों भी अब शादी कर लो। दूसरी तरफ कॉलीग्स फिर से डुआन से मिलने अपार्टमेंट आ गई थी। उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि लेडी को डुआन से लव हो ही गया है। वो इसी बारे में उससे डिस्कशन करने लगती हैं एंड फिलहाल उन्हीं के कहने पर ही वो डुआन के पास जाकर आई कांटेक्ट करने की ट्राई करने लगती है। अब अचानक ही जब डुआन की नज़र मेरू के फ्लैट पे पड़ती है, वहाँ पर उसे एक फॉरेनर ही नज़र आया था। वो भागकर उसके अपार्टमेंट जाने लगता है और वहाँ पर मौजूद अंकल से क्वेश्चन करता है कि क्या आप यहाँ पर न्यू शिफ्ट हुए हैं। और उसके पूछने पर वो उसे जब अपना नाम साइन बताता है तो ये सुनकर वो तो काफ़ी ज़्यादा शॉक हुआ था। मेरू प्रिंस को लेने होम टाउन आ गई थी। दूसरी तरफ डुआन अपनी कॉलीग्स को साइड पे ले जाकर उनके जिम्मे साइन नामी पर्सन को ढूंढने का काम लगाता है। फिलहाल तो वो भी उसे ओके कहती वहाँ से चली जाती हैं। प्रिंस को थोड़ी सी नाराज़गी दिखाना तो बनता था, इसलिए मेरू उसे अपनी नज़रों से दूर चले जाने के लिए कह देती है। प्रिंस को अपनी गलती का एहसास था, इसलिए वो मेरू से अपोलोजाइज करता है एंड साथ में प्रॉमिस भी कि आइंदा के बाद मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोनों ही फिर यहाँ पर किस कर लेते हैं एंड साथ ही टेलीपोर्ट होके पहाड़ की चोटी पे भी पहुँच गए थे। बट अब की बार इन्हें इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं होती। साइन साहब मेरू के घर में से छानबीन करने पहुंच चुके थे। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ डायरी की ही तलाश थी। वेडिंग सेरेमनी में आकर प्रिंस तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और साथ में मेरू को उससे जल्द अज जल्द शादी करने के लिए भी कह देता है। ये सुनकर तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुई थी। वो तो फौरन से उसे टोक देती है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, आज तो ये मजाक कर लिया, आइंदा ऐसा ना करना। मेरू से ज़बरदस्ती स्पीच भी दिलवाई जाती है। उसे कोई और अप्रिशिएट करता या ना, प्रिंस तो हमेशा ही उसकी तारीफ करने के लिए रेडी रहता है। डुआन ने साइन की उल्टी सीधी ड्राइंग भी बना ली थी। लेडी को शक होने लगता है कि कहीं आजकल ये किसी और लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ा हुआ है जो मुझे यूं इग्नोर कर रहा है। बट वो उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसकी कॉलीग फिर से अपार्टमेंट आ गई थी। ये तो अब जल्दी से उससे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें साइन का कुछ पता चला। तो वो उसे झूठ बोल देती है कि नहीं, मुझे तो कोई पता नहीं चला। वो अब गुस्से में वहाँ से चला जाता है कि तुम लोगों से कोई भी काम ढंग का नहीं हो सकता है। अब ये मैडम ड्रैगन लेडी को भड़काने लगती है कि मुझे तो ये साइन नामी कोई लड़की ही लग रही है। इसकी फ्रेंडशिप रियांग से भी है और उसने इसे अपने हॉस्पिटल के बेसमेंट में ही छुपा कर रखा हुआ है। अब ये जो जानती थी कि हॉस्पिटल कहाँ है, फौरन से साइन को देखने जाने लगती है कि मैं भी देखूं कि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है क्या। जुआन ने साइन को ढूंढने का काम पुलिस को दे दिया था कि मुझे ये फॉरेनर पर्सन कोई ठीक नहीं लग रहा है, आप मुझे इसका पता करके ज़रूर बताना। शादी में एक गेम ये भी खेली जाती है कि ग्रूम ने अपनी ब्राइड का हैंड टच करके पहचानना था। मेरू भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। अब ग्रूम जो कि इसका हैंड पकड़ बैठा था, प्रिंस उसे पीछे कर देता है कि ये मेरी गर्ल है, तुम इसे टच नहीं कर सकते। ये ग्रूम तो मेरू का बचपन का क्रश जिनशिन था, जिससे इम्प्रेस होकर ही उसने प्रिंस की और अपनी स्टोरी राइट की थी। वो तो डायरी का जिक्र प्रिंस से कर बैठता है। अब इसे भी यही भरी इस सीक्रेट का पता चल चुका था। लेडी को पता चल जाता है कि साइन लड़की नहीं बल्कि ये तो आदमी है। ये तो उसे अपनी बातों में उलझाने की कोशिश करने लगता है कि मैं भी तुम्हारी कम्युनिटी का ही पर्सन हूँ। डुआन को साइन की प्लेस का पता चल चुका था। अब अचानक ही उसे याद आता है कि इतनी लेट हो गई है, पता नहीं लेडी कहाँ चली गई है। वो तो अब फौरन से उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। फिलहाल तो उसे ढूंढने उसका इरादा हॉस्पिटल ही जाने का था।
साइन ने लेडी को वाइन की भी ऑफर कर दी थी। वो तो इसकी बातों में आकर अपनी और बाकी कैरेक्टर्स की एग्जिस्टेंस का भी बताने लगती है कि हम लोग तो मेरू की लिखी गई डायरी से ही यहाँ पर आए हैं। साइन को तो अब मज़ीद कंफर्म हो गया था कि डायरी मेरू की ही है। सब सच का पता चलने के बाद प्रिंस मेरू पे गुस्सा हो गया था कि तुमने जस्ट अपने क्रश की खातिर ही मुझे बनाया था, तभी तुम मुझे एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं हो रही थी। वो अब उससे नाराज़ होकर वहाँ से जाने लगता है। वो पीछे से फिर उसे पुकारते ही रह जाती है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने बनाया तो तुम्हें जिन जिन से इम्प्रेस हो के था, बट असल में मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही लव करती हूँ। उधर ड्रैगन लेडी तो अपने दिल का सारा अहवाल साइन को बता चुकी थी। वो उसकी इवलनेस को थोड़ी ही ना जानती थी। डुआन तो उसे लेने आ गया था, साथ में साइन को भी वार्न करके जाता है कि मेरी लेडी से दूर ही रहना, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। आज तो वो भी डुआन से अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर ही लेती है। ये सुनकर तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था एंड दोनों ही फिर वहाँ से जाने लगते हैं। मेरू को कुछ बॉयज तंग करने आ गए थे। अब प्रिंस उसे अकेला कहाँ छोड़ सकता था। अब फौरन से इसकी हेल्प करने आ जाता है। वो चाहे लाख इससे नाराज सही, लेकिन मेरू से दूर नहीं रह सकता था। वो भी अब भला कहाँ इसके बिना रह सकती थी। इमोशनल होकर इसे हक कर लेती है। दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर चुके थे। अब वो तो यहाँ पर उसे डायरी के बारे में मज़ीद बताने लगती है। अब सिर्फ यंग ही इस डायरी से अनजान था। डुआन ने उसे मिलने के लिए बुलवाया था कि जिस पर्सन को तुमने पनाह दी हुई है वो अच्छा नहीं है। ये बिलीव करने को तैयार ही नहीं था। बातों ही बातों में वो तो इससे डायरी का जिक्र भी कर बैठता है। यंग डायरी जियांग के पास देख चुका था, इसलिए हैरान होता है कि ये वाली बात उसने मुझे क्यों नहीं बताई। बाद में डुआन ने लेडी को जीपीएस ब्रेसलेट गिफ्ट कर दिया था कि इसकी मदद से वो हर वक्त इस पर नज़र रखी रखेगा। यंग को भी साइन की रियलिटी का पता चल चुका था। अब वो तो इसके सामने भी ऐसे प्रिटेंड करने लगता है कि जैसे ये उन्हीं के साथ ही फ्यूचर में आया है। वो तो यहाँ पर ज़बरदस्ती उसे एक स्टोन टैबलेट पे अपना हाथ रखने के लिए भी कह देता है, जो कि ये रख भी देता है। दूसरी तरफ मेरू खुश थी कि प्रिंस के आने से मेरी लाइफ में जो डायरी वाला गिल्ट था अब कम हो चुका है। वो तो यहाँ पर उसे थैंक्स भी कहती है कि तुम्हारी वजह से मैं लाइफ में इतनी ज़्यादा हैप्पी हुई हूँ। टैबलेट स्टोन पे हाथ रखने से यांग की पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई थी। वो तो प्रिंस को अपना दुश्मन समझने लगता है और बाकी का साइन ने उसे प्रिंस के खिलाफ और ही ज़्यादा कर दिया था कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन है। एंड देन उसे डायरी लेकर आने का ऑर्डर भी दे देता है कि बस उसके थ्रू ही हम लोग अब वापस जा सकते हैं। वो अब डायरी लेने जियांग के पास आ गया था। पहले तो उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, जस्ट मनी की खातिर ही तुमने मुझे बनाया था। वो इस बात के लिए उससे सॉरी बोलती है एंड देन यहाँ पर वो अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस कर ही लेती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही लव करती हूँ। अब यहाँ पर उसने पक्का फैसला कर लिया था कि मैं तुम्हें अब कभी भी नहीं छोड़ूंगी। अब फिर अगले ही लम्हे जियांग भागती भागती डुआन के पास आती है कि क्या डायरी मेरी सेफ में से तुमने निकाली है। वो कहता है कि नहीं एंड दोनों ही यहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि फिर वो कौन ले गया। उसके पूछने पर जियांग उसे बताती है कि रात को सिर्फ यंग ही मेरे पास आया था। अब डुआन को तो पक्का पता चल चुका था कि ये उसी का ही काम है, बट जियांग तो उसकी बात पे बिलीव ही नहीं करती कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वाकई में ये काम तो उसी का ही था। वो तो कम्प्लीटली साइन के वश में था। डुआन भी यहाँ आकर उसे समझाने लगता है कि ये एक ईवल पर्सन है, तुम इसकी बातों में ना आओ, ये तुम लोगों का बिल्कुल भी भला नहीं चाहता है और साइन को भी ये फजूल हरकतें करने से मना करता है। उसने तो डुआन पे अपने क्रोस का अटैक करवा दिया था। जीपीएस ट्रैकर के ज़रिए लेडी को पता चल चुका था कि वो इस वक्त कहाँ है, इसलिए वो डुआन की हेल्प करने हॉस्पिटल के बेसमेंट में ही आ गई थी। ये तो उसे भी कहने लगता है कि तुम एक्चुअली में ड्रैगन लेडी नहीं हो
और फिर ज़बरदस्ती उसका हैंड स्टोन टैबलेट पे रखवा ही देता है। और बस फिर क्या था, इसकी पर्सनैलिटी भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने लगती है। खैर अभी तो वो साइन का कोई भी ऑर्डर मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो भला यांग की तरह थोड़ी ही ना थी। डुआन को लेती वो तो अब फौरन से वहाँ से जाने लगती है। अपने दौर में वो एक प्रिंसेस ही थी। वो न सिर्फ प्रिंस से बल्कि यांग एंड साइन से भी हेट करती है। अभी सब के पीछे क्या रीज़न है वो तो हमें बाद में ही पता चलेगा। डुआन को अपना इतना ध्यान रखने के लिए वो उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। इस बात से वो फिर पीछे खड़ा काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है। ये लोग जस्ट करेक्टर्स नहीं हैं बल्कि इनका अपना एक माजी है। साइन भी कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है बल्कि प्रिंस का ही इवल डैड है जो इन्हीं के साथ ही टेलीपोर्ट होके इस सदी में आया था। प्रिंस तो इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। अब लेडी तो इससे मिलने आ गई होती है। आज तो वो इसके रूड बिहेवियर से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज होता है कि अचानक इसे क्या हो गया है जो ऐसे बिहेव कर रही है। वो जो इससे बदला लेने आई थी इसे मार कर ही फिर वहाँ से जाने लगती है। वो तो पीछे हैरान हो के इसे जाता ही देखता रह जाता है। मेरू तो आकर जल्दी से इसे संभालती है। प्रिंस फिर यांग से इस सारे मामले का पूछने आ गया था कि लेडी को अचानक क्या हो गया है। वो अब इसे सब बताने लगता है कि मेरू के डायरी राइट करने की वजह से हमारे कैरेक्टर्स में बहुत सारी चेंजिंग्स आ गई थी, लेकिन जो सब कुछ हम भूल चुके थे वो मुझे और ड्रैगन लेडी को सब याद आ गया है। एंड इसे ये भी कहता है कि ये जो तुम अब शरीफ बने फिरते हो, पहले तुम बिल्कुल डिफरेंट थे, कोल्ड एंड हार्टलेस। मेरू को भी पता चल चुका था कि डायरी चोरी हो चुकी है। वो तो इस बात से काफ़ी परेशान हो जाती है। डुआन उसे साइन का भी बता चुका था। दूसरी तरफ प्रिंस और यांग की थोड़ी बहुत फाइट भी हो गई थी एंड बाकी सब सच का पता चलाने के लिए वो इसके कहने पर ही इसे साइन के पास ले जाने का डिसाइड करता है। मेरू रिमेम्बर करने लगती है कि डायरी में उसने वाकई में किंग को भी मेंशन किया था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो भी इन्हीं के साथ आ जाएंगे। लेडी साइन के पास आ गई थी और इसके पीछे पीछे प्रिंस और यांग भी। अब साइन प्रिंस को भी स्टोन टैबलेट पे हाथ रखने के लिए कह देते हैं। सेकंड अंकल इन्हें किंग और बाकी सब कैरेक्टर्स की स्टोरी सुनाने के लिए आ गए थे। प्रिंस भी अपना दौर याद करने लगता है कि वो कैसे सख्त दिल इंसान था। यांग के कबीले को डिस्ट्रक्ट करके उसे अपना गार्ड बना लिया था। वो अपने कबीले का चीफ ही था। इसी बात का ही तो यांग को काफ़ी ज़्यादा दुख था। लेडी प्रिंस से बाकायदा शादी करने के लिए ही अपने लोगों की तरफ से भेजी गई थी एंड उसका वेलकम यांग नहीं किया था। एक लड़की जो पैलेस में ही काम करती थी प्रिंस पे दिल और जान से फिदा हो जाती है। ड्रैगन लेडी को प्रिंस लाइक नहीं करता था, इसी वजह से उससे शादी करना तो इसका बनता ही नहीं था। वो यांग से कहकर उसे कैद करवा देता है। इस बात की वजह से तो वो प्रिंस से अभी तक हेट करती आई है। किंग चाहता था कि हमेशा दुनिया पे उसका ही राज चले, इसलिए वो अपने बेटे को ना तो खुद से आगे बढ़ते देख सकता था और ना ही किंग बनते। अब किंग साइन ने तो फैसला कर लिया था कि वो अपने बेटे की बलि देकर खुद हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम हिस्ट्री में राइट करवा देगा। अजीब बात था, भला ऐसे कौन करता है, स्ट्रेंज। खैर अपने बेटे को मरवाने का ऑर्डर तो उसने दे ही दिया होता है। अब प्रिंस को तो ये जानकर काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था कि उसका गार्ड ही उसे धोखा दे गया एंड डैड के कहने पर वो भी किलर्स में शामिल हो गया। अब प्रिंस को मारना कोई आसान काम थोड़ी ही ना था, बल्कि वो खुद ही उससे कुट खा बैठता है। अब प्रिंस तो गुस्से में डैड से इस बात के बारे में पूछने जाने लगता है कि आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं। इसकी लवर भी इसे फॉलो करती हुई यहाँ पर आ गई थी और बस इससे पहले कि किंग इसे मारता वो आगे आ जाती है। प्रिंस की वजह से उसने खुद की कुर्बानी दे दी थी, तभी ये सारे अचानक गायब होकर इसी दुनिया में आ गए थे।
प्रिंस तो ये सब जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। अंकल इन लोगों को सारा यही किस्सा सुना रहे होते हैं। इन्हें अब वापस जाने के लिए मेरू का खून चाहिए था। जिस तरह उस लड़की के मरने से ये लोग इस दुनिया में आए थे, वैसे ही अब डायरी राइट करने वाली लड़की की बलि देकर इन्होंने वापस जाना था, वरना यहाँ रहने से इनकी मौत पक्की होने वाली थी। ये सुनकर मेरू परेशान हो जाती है। अंकल तो ये बताकर फिर वहाँ से चले जाते हैं कि ब्लड मून का दिन बहुत जल्दी आने वाला है और उसी दिन ही मेरू ने अब कोई फैसला करना है। प्रिंस तो इनके हाथ से चला गया था। वो नहीं चाहता था कि उसे लेकर मेरू अपनी कुर्बानी दे। फिलहाल तो घर पर आकर ये लोग ऐसे प्रिटेंड करने लगते हैं कि जैसे कुछ जानते ही ना हो, बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करते हैं। दूसरी तरफ लेडी का इरादा तो इन सबको ही मार देने का था, बट डुआन उसे ऐसा करने से मना कर देता है। लेडी वापस नहीं जाना चाहती थी, बट उसकी लाइफ के लिए डुआन ज़बरदस्ती उसे वापस जाने पर मनाने ही लगता है। जियांग बेशक डायरी चुरा कर गया था, जियांग उसे माफ़ कर देती है, लेकिन वो साथ में ये भी चाहती थी कि ये वापस ना जाए। बट उसने लव की बजाय लौटना ही बेहतर समझा था कि वहाँ के लोगों को मेरी बहुत ज़रूरत है। मेरू ने भी बहुत सोचने के बाद खुद को कुर्बान करने का फैसला कर लिया था। लव के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। सो इन सब की डेस्टिनी में बस यही सब कुछ लिखा गया था। लेडी को परेशान देखकर डुआन उसे तसल्ली देने लगता है कि हो सकता है कि हम कभी दोबारा मिल जाएंगे। उसे तो ये सब इम्पॉसिबल ही लग रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जियांग भी यांग को खोने के डर से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। ऊपर से मेरू का गम भी उसे खाई जा रहा था। वो एक साथ में इतने दुख झेलने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। मेरू प्रिंस को लेकर वुशान आ गई थी। वो यहाँ पर आकर उससे पूछता है कि तुमने हमारे लव की एंडिंग कैसे की थी। वो उसे सच का कैसे बता सकती थी कि डायरी में तो उसने अपना बिछड़ना ही लिखा था। फिलहाल उसे झूठ बोल देती है कि मैंने हैप्पी एंडिंग राइट की थी एंड कल तुम तैयार रहना क्योंकि हम दोनों शादी करने वाले हैं। ये सुनकर फिलहाल तो प्रिंस खुश हो जाता है। असल में कल ही तो मून ब्लड का दिन था। मीन उस दिन मेरू रिचुअल करने वाली थी। वान लेडी को रिचुअल वाली प्लेस पर खुद ही लेकर जाने लगता है। वो तो आज इसके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहती थी और साथ में बिलीव भी करती है कि अगर इसने मुझसे मिलने का प्रॉमिस किया है तो हो सकता है डेस्टिनी हमें मिला ही दे। मेरू ने वेडिंग ड्रेस पहन ली थी और वो काफ़ी प्रीटी भी लग रही होती है। वो तो आज अपने अंदर मौजूद छोटी मेरू से भी बात कर पा रही थी। उससे बातें करके वो एकदम फ्रेश फील करने लगती है और साथ में खुद को बहुत सारी तसल्लियाँ भी देती हैं। प्रिंस भी इसकी बातें चोरी चोरी सुन चुका था। साइन को तो बस अब सबके इकट्ठे होने का वेट था और वापस जाने की जल्दी भी। मेरू से मिलने जियांग भी आ चुकी थी। जाने से पहले आज फर्स्ट टाइम वो आंट को हक करती है। वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फील करने लगती हैं कि ये अचानक मेरे दिल को क्यों अजीब से ख्यालात आ रहे हैं। वो अब मेरू को यहाँ से जाने से रोकना चाहती थी, बट ऐसा नहीं कर पाती। डुआन का यहाँ आना साइन को पसंद नहीं आया था, इसलिए वो उस पर अटैक कर देता है। अब की बार ये बात यांग को भी काफ़ी बुरी लगी थी। अपने लिए लेडी को परेशान होते देखकर डुआन उसे तसल्ली देने लगता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो। वो तो गुस्से में इन्हें मारने का डिसाइड करती है। अब इससे पहले कि वो ऐसी कोई हरकत करती, इस वक्त डुआन उसका ध्यान बटाते बटाते फिसल के चोटी से नीचे गिरने ही वाला होता है कि लेडी उसका हैंड पकड़ लेती है। वो उसे मरने नहीं दे सकती थी, लेकिन डुआन तो मौत को ही अपना फेट समझकर एक्सेप्ट कर चुका था। लेडी तो इसके यूं चले जाने से काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होकर इसकी डेड बॉडी को ढूंढने निकल पड़ती है। दूसरी तरफ जियांग भी मेरू को सी ऑफ करने आ रही थी। वो अपनी फ्रेंड को नहीं खोना चाहती थी, बट मेरू अब जो भी फैसला कर चुकी होती है उसे सपोर्ट करना तो इसका बनता ही था। मेरू भी इसके साथ बचपन में बिताए दिन याद करके इमोशनल हो जाती है।
प्रिंस भी मेन पॉइंट पर आ गया था। यांग उसे नाइफ पकड़ाता है कि अब जो भी करना है तुमने ही करना है। ये दोनों भी आ चुकी थीं। मरने से पहले मेरू ने प्रिंस से शादी करने का ही सोचा था। सो रिचुअल के अकॉर्डिंग इन्हें पर्दों के पीछे छुपा दिया जाता है। जियांग मेरू के पीछे जाना चाहती थी बट जियांग उसे रोक देता है कि तुम परेशान ना हो, आज तुम्हारी फ्रेंड को कुछ नहीं होगा। उसे तो यांग पे बिलीव ही नहीं आता कि तुम झूठ बोल रहे हो। जीपीएस ट्रैकर से लेडी ने डुआन को ढूंढ लिया था। रिचुअल के दौरान मेरू को पैलेस देखने का भी मौका मिलता है। दोनों ही यहाँ पर एक दूसरे से अपना लव कन्फेस करते हैं। प्रिंस ने जो अपनी शादी के लिए वाव तैयार की थी वो मेरू को सुनाता है एंड देन दोनों ही यहाँ पर किस कर लेते हैं। अब क्या वाकई में वो अपने हाथों से मेरू को मारने वाला था, वो तो हमें आगे चल के ही कुछ पता चलेगा। जियांग ना सिर्फ इन दोनों के लिए बल्कि डुआन और लेडी के लिए भी काफ़ी परेशान थी कि वो कहाँ चले गए हैं। यांग फिर उसे तसल्लियाँ देने लगता है और साथ में ख़ास तौर पे मेरू के लिए परेशान ना होने का कहता है कि मैंने कहा ना तुम्हारी फ्रेंड को कुछ नहीं होगा। लेडी तो डुआन की डेड बॉडी के पास बैठी आंसू ही बहा रही होती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। रिचुअल कंप्लीट हो गई थी। प्रिंस मेरू की बजाय खुद की बलि दे देता है। ये देखकर मेरू एकदम चीख ही पड़ती है। यांग जियांग को गुड बाय कहकर वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते साइन का तो यही पर ही काम तमाम कर देता है। असल में रिचुअल में मेरू के अलावा इन चारों में से कोई भी ब्लड दे सकता था, तो अपने लव को बचाने के लिए प्रिंस ने खुद को ही सैक्रिफाइस करने का तभी डिसाइड कर लिया था। ये बात उसने यांग से डिस्कस की थी। वो जो अब उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था उसे हमेशा ही सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। मेरू तो प्रिंस से ये सब सुनकर काफ़ी इमोशनल हो गई थी। आखिरकार इनके डिसअपियर होने का टाइम आ ही गया था। दोनों फ्रेंड्स अपने अपने लवर्स को खो देती हैं। अब हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। जियांग फाइनली सुपरस्टार बन गई थी और यही तो यांग का भी ड्रीम था। उसे पेरिस जाने की ऑफ़र मिली थी। वो अब अपने बिहाफ पे मेरू को वहाँ जाने के लिए कहती है कि इस तरह जो तुम पास्ट में जी रही हो कुछ आगे का सोच पाओगी। जियांग ने इसकी बर्थडे पे ही इसे ये टिकट गिफ्ट किया था। उन लोगों के साथ साथ डायरी में राइट किए गए वर्ड्स भी गायब हो चुके थे। अब फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मेरू पेरिस आकर काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है एंड उसने कम्प्लीटली अपने पास्ट को भूलने का भी फैसला कर लिया था। बट एक म्यूज़ियम में जाकर वो काफ़ी सरप्राइज होती है कि एक किंग ने अपनी हिस्ट्री में वही वाले वर्ड्स राइट करवाए थे जो कि मरते वक्त उसने मेरू से कहे थे। एंड इधर वो तो प्रिंस के जैसे एक पर्सन को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक भी होती है। बट उसके ढूंढने तक वो तो वहाँ से जा चुका था। वह अब इस बारे में जब जियांग को बताती है तो वो बिलीव ही करने को तैयार नहीं थी कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ से जाते हुए मेरू को उस पर्सन की डायरी मिली थी जिसे वो म्यूज़ियम में देख चुकी थी। प्रिंस की एग्जिस्टेंस पायलट की शक्ल में ही हुई थी। मेरू तो रेस्टोरेंट में उसका हैंड ही पकड़ लेती है। वो भी स्माइल करके कहता है कि मिस, माना कि मैं बहुत हैंडसम हूँ लेकिन मेरी ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का ये कौन सा तरीका हुआ। वो अब इससे रूडली बात भी करता है कि तुम तो मेरी टाइप की बिल्कुल भी नहीं हो। ये सब कहकर वो तो अब वहाँ से चला गया था। बट मेरू इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुई थी। दूसरी तरफ वुशान में अंकल को बाजार में से एक एंशिएंट मास्क मिला था। इसे देखते ही वो जान गए थे कि आखिर ये यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ है। मेरू वापस आ गई थी। दोनों बहुत कोशिश करने के बाद भी पास्ट को याद करने से खुद को नहीं रोक पाती। जियांग के लिए एक पार्सल आया था और वो किसी और ने नहीं बल्कि अंकल ने ही भेजा था, जिसमें वही वाला मास्क था जो बाजार में से उन्होंने बाय किया था। इसे देखकर जियांग को यांग की याद आ जाती है। जियांग को इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वापस जाने पर भी यांग मुझे बिल्कुल नहीं भूला था।
और फिर हम देखते हैं कि प्रिंस जब वापस अपनी सदी में गया था तो वहाँ पर उसे वही लड़की पड़ी मिली थी जिसने उसके लिए अपनी जान तक गंवा दी थी। किंग तो डैड के बाद अब वही बनने वाला था। यहाँ आकर उसने पहले तो अपना नाम भी चेंज कर दिया था। उसने यांग को भी फ्रीडम दे दिया होता है, बट इस वक्त उसने अपने पूरे मन के साथ उसी के साथ ही रहने का डिसाइड किया था। ड्रैगन लेडी को भी पिंजरे से निकाल कर ये दोनों अब उसे अपनी मर्जी से वहाँ से जाने की इजाज़त दे देते हैं। और बाद में लेडी की मुलाकात डुआन से भी हो गई थी। बनने के बाद पता नहीं कैसे वो भी इन्हीं के साथ ही इसी सदी में आ गया था। इन दोनों की लव स्टोरी तो कंप्लीट हुई। प्रिंस और यांग ने शादी करने की बजाय अपनी अपनी उम्र इन दोनों को याद करते करते बिता दी थी। और ये मास्क यांग खुद ही जियांग को देने बकायदा इस सदी में वापस भी आया था, बट आगे से उसे ना पाकर फिर यहीं पर ही छोड़कर वहाँ से चला गया था। अब जो भी था जियांग तो इसे पा ही चुकी थी। अब मेरू तो फिर से पेरिस आ गई होती है। उसकी किस्मत में प्रिंस का होना ही लिखा गया था। प्रिंस ने एक बार इसे कहा था कि मैं जब दोबारा इस दुनिया में आऊँगा तो तुम्हें ज़रूर पता चल जाएगा। और वाकई में उसकी मौजूदगी का मेरे को पता चल ही चुका था पहले ना से ही। अब की बार इनका मिलना तो पक्का था। और फिर इसी के साथ ही इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गाइस, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दिया करें। थैंक यू।